हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपको बताऊंगी कि डीएसएसबी नर्सिंग ऑफिसर का जो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था उसकी एग्ज़ाम डेट रीशेड्यूल हो गई थी। एग्ज़ाम जो कैंसिल हुआ था 27 अगस्त और 3 सितंबर को जो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था उसकी एग्ज़ाम डेट रीशेड्यूल हो गई थी। जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियोज़ में भी डाला है कि डीएसएसबी का जो एग्ज़ाम जो है रीशेड्यूल डेट आ गई थी। तो फिर अब जो उनका एग्ज़ाम होगा वो 6 अक्टूबर और 24 अक्टूबर को होना है उनका एग्ज़ाम। जो 6 अक्टूबर को जो एग्ज़ाम होगा उनका 6 अक्टूबर 24 अक्टूबर को जो एग्ज़ाम होगा उनका एडमिट कार्ड आ गया है। उसके एडमिट कार्ड का अपना लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और अपना एडमिट कार्ड को डाउनलोड करो। जो 6 अक्टूबर को जो एग्ज़ाम होना है, जैसे 2 दिन बाद जो एग्ज़ाम होगा, तो उस एग्ज़ाम में 3 शिफ्ट है। उस एग्ज़ाम की 3 शिफ्ट होगी, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड शिफ्ट होगी। और ऐसे ही जैसे 24 अक्टूबर को जो एग्ज़ाम होगा उसकी 2 शिफ्ट में डिवाइड किया गया है। तो जो 6 अक्टूबर वाला एडमिट कार्ड एग्ज़ाम 6 अक्टूबर को जो एग्ज़ाम है उनका एडमिट कार्ड आ गया है। तो आराम से एग्ज़ाम करना। जिन जैसे पहले से ही वो जिन बच्चों का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ तो पहले से ही बहुत ज़्यादा परेशान होंगे कि हमारा एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम कैंसिल कैसे हो गया। ठीक है, अब ये परेशान होने वाली बात नहीं है। अब एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम को आराम से करना। जो डीएसएसबी का जो एग्ज़ाम होता है, जो ऑनलाइन बेस्ड एग्ज़ाम होगा, उस एग्ज़ाम में क्या है 10 सेक्शन में डिवाइड किया गया है पूरे एग्ज़ाम को। 10 सेक्शंस में हर सेक्शन में 20 क्वेश्चन होंगे रिलेटेड टू आपके हमारे जो नर्सिंग पोर्शन के 100 क्वेश्चंस होंगे। और जो अदर जो जैसे हो गए हमारी जनरल अवेयरनेस हो गई और हमारा इंग्लिश हो गई, हिंदी एंड द मैथ्स, और उसके साथ साथ हमारे करंट अफेयर्स, इनके क्वेश्चंस आएंगे। तो आपको क्या करना है, इसमें क्या होता है टाइमिंग सबसे सबसे मेन इंपॉर्टेंट मेरे को ये लगा। जो मैंने अपने स्टूडेंट्स जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स और व्यूवर्स हैं, मुझको ऐसा लगा कि इस एग्ज़ाम में क्या है टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका टाइम मैनेजमेंट अगर हो गया तो आप इजीली ये एग्ज़ाम क्रैक कर पाएंगे। तो अपना एग्ज़ाम को इस तरीके से देना, जो क्वेश्चंस आपको आता है फर्स्ट ऑफ ऑल वैसे उस क्वेश्चंस को फर्स्ट ऑफ ऑल वैसे ही करना है। और आपका ये भी है कि आप अगर एक सेक्शन को आपने कर लिया है और आपने सबमिट कर दिया है तो नेक्स्ट सेक्शन के बाद आप दूसरे बैक सेक्शन पे नहीं जा सकते हैं उसको रिव्यू करने के लिए। तो आपको जो भी क्वेश्चन आप कर रहे हैं उसको ध्यान से करना है, क्योंकि आपको ये दिमाग में सेट करना है कि उस सेक्शन को हम दोबारा से वापस नहीं देख सकते हैं। तो जो क्वेश्चन आप कर रहे हो वो फाइनल देना है, उसको उसी टाइम पे फाइनल करना है ताकि वो दोबारा से रह ना जाए कोई क्वेश्चन का। और कोई भी क्वेश्चन आप फर्स्ट सेक्शन से ही स्टार्ट करना है। अब ऐसा नहीं होगा इस एग्ज़ाम में कि फर्स्ट सेक्शन से आप 4th सेक्शन पे चले गए डायरेक्ट, ऐसा नहीं है। इस अगर 4th सेक्शन में चल जाओगे तो लास्ट जो स्टार्टिंग के फर्स्ट सेकंड 3 सेक्शन होंगे वो आप ओपन नहीं कर पाएंगे, वो बंद हो जाएंगे। फिर सीधा आपका 4th सेक्शन से ही खुलेंगे। जैसे समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रही हूँ? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर आप सीक्वेंस वाइज को ही सेक्शंस को ओपन करना है, ठीक है। अगर आपने फर्स्टली आपने 4th सेक्शन को अपने ओपन कर दिया तो आप स्टार्टिंग के फर्स्ट सेकंड थर्ड सेक्शन को ओपन नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ये ध्यान में रखना है, अगर आप सीक्वेंस वाइज करना है और सीक्वेंस वाइज इतना करना है कि हर सेक्शंस को आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चंस करना है। ऐसा नहीं है कि सारा टाइम कंज्यूम करना है एक ही सेक्शन में, ऐसा नहीं है। और खुद से सबमिट नहीं होगा, आपको सबमिट करना पड़ेगा और फिर आप नेक्स्ट सेक्शन पर जा पाएंगे, ठीक है। लेकिन नॉर्सेट एग्ज़ाम में क्या है वो खुद से सबमिट हो जाता है। जैसे उसका हर सेक्शन का टाइमिंग नहीं लिख रही होती। लेकिन नॉर्सेट एग्ज़ाम में ये अच्छी बात लगी मुझे कि नॉर्सेट एग्ज़ाम में जो होता है कि टाइम दे रखा होता है, तब उस टाइम पे जैसे टाइम ख़त्म होता है उस सेक्शन का टाइम जितना भी है उतना ही टाइम चलेगा, उसके बाद वो सेक्शन खुद से ही सबमिट हो जाएगा। लेकिन इसमें डीएसएसबी में मेन ड्रॉबैक मेरे को ये लगा कि जैसा डीएसएसबी में मेरे को ड्रॉबैक सबसे ज़्यादा ये लगा कि इसमें सेक्शन खुद से सबमिट नहीं होता है, हमें सबमिट करना पड़ता है। चाहे आप वो उस सेक्शन को 20 मिनट में करें चाहे 30 मिनट में करें। इससे आपके जो बाकी सेक्शंस हैं, जो रिमेनिंग सेक्शंस हैं, अगर मान लो मैथ्स में आपको ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर लिया आपने और ज़्यादा टाइम कंज्यूम करने के चक्कर में आपके अदर सेक्शंस रह जाते हैं। तो इसलिए क्या है, तो ये मेन इंपॉर्टेंट चीज़ मेरे को ये लगी कि अपना टाइम जैसे जैसे आपका है नर्सिंग पोर्शन, हाँ ईजी होते हैं, 1 वर्ड 2 द क्वेश्चंस पूछ रखे होते हैं जो हमारे नर्सिंग के हैं। तो फिर नर्सिंग के जो क्वेश्चंस हैं उसमें तो कम टाइम लगता है, लेकिन जो हमारी मैथ्स वाले क्वेश्चंस हैं या फिर जीके हैं या अदर सब्जेक्ट्स हैं जैसे हमारा रीजनिंग हो गई, इन क्वेश्चंस में को करने में थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन उसको ये ध्यान में रखना है जब भी आप क्वेश्चंस कर रहे हैं तो डायरेक्टली आपको सबमिट भी करना है, सबमिट करने के बाद नेक्स्ट सेक्शन पे जाना है और सीक्वेंस वाइज करना है, कोई सेक्शन आपका छूटना नहीं चाहिए। आपको ये रिव्यू ज़रूर देख लेना, ठीक है। इसमें बच्चे बहुत कन्फ्यूज हो जाते हैं कि इसमें मैंने ये देखा कि कुछ बच्चों का क्या थे सेक्शन ही छूट गए थे।
वो जनरल मैथ्स एंड रीजनिंग में इतना टाइम कंज्यूम हो गया जिसकी वजह से वो नेक्स्ट सेक्शन पे जा ही नहीं पाए नर्सिंग वाले पोर्शन पे, जबकि नर्सिंग पोर्शन बहुत ज़्यादा स्कोरिंग होता है और जितना ज़्यादा, क्योंकि हमें नर्सिंग पोर्शन को हम बहुत अच्छे तरीके से करके आए हैं और इसके बाद हमारे जो रैंक्स को इंक्रीज़ करता है रैंक को, वो हमारा क्या होगा, हमारी रीजनिंग मैथ्स हमारी इंक्रीज़ करेगी अगर आपने बहुत अच्छे से कर रखी होगी तो मेरा आपसे यही होगा कि केयरफुली ध्यान से पेपर को करना है। मैं डरा नहीं रही हूँ, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो पेपर है वो विद इन टाइम में करना और हर सेक्शन को इक्वली टाइम देना। ऐसा नहीं है कि आपने बहुत सारा टाइम कंज्यूम कर दिया मैथ्स और रीजनिंग में और आपका नर्सिंग पोर्शन छूट जाए। आई डोंट वांट दिस काइंड ऑफ थिंग्स फ्रॉम एनी काइंड ऑफ द माय फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर से, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। ठीक है, तो इसलिए बहुत केयरफुली पेपर को करना। सेक्शन वाइज डिवाइड होते हैं पेपर, आपको वैसे पता चल गया होगा जितने भी अभी एग्जाम हुए हैं, कम से कम 9 एग्जाम्स हो चुके हैं DSSB के, जो दे चुके हैं बच्चे एग्जाम। और सिर्फ ये 2 ही शिफ्ट हैं, ये 2 ही डेट्स हैं जिन पे एग्ज़ाम होंगे, जिनमें 5 शिफ्ट में एग्जाम, 3 शिफ्ट में एग्जाम होगा 6 अक्टूबर को और 24 अक्टूबर को भी 2 शिफ्ट में एग्जाम होगा। तो ये जो 5 शिफ्ट के बच्चे हैं, इन बच्चों को प्रॉपरली आपको पता होना, अब तो पता चल गया होगा कि कैसे एग्जाम हो रहा है, क्या एग्जाम का पैटर्न है, कैसे कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम कैसे करवा रहा है DSSB और इसका क्या पैटर्न है एग्जाम पैटर्न। तो इसलिए ऑल द वेरी बेस्ट, बिल्कुल भी बहुत ही केयरफुली करना है, बिल्कुल एकदम रिलैक्स रहना है, बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है। सब चीज़ अच्छा होगा, अभी तक आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, अभी तक अच्छा हुआ है तो अब ये भी अच्छा होगा। सिर्फ आपको दिमाग में ये रखना है कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक सीट चाहिए, बाकी आपको किसी तीसरे थर्ड पर्सन से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आपको सिर्फ और सिर्फ एक सीट चाहिए, सिर्फ ये ध्यान में रखना है। ठीक है, और यही दिमाग में लेके आपको एग्ज़ाम सेंटर में जाना है और एग्ज़ाम करना है। पहले से पहले एग्ज़ाम सेंटर देख लेना कहाँ पर एग्ज़ाम पड़ रहा है। ड्रेस कोड में इसका मेन इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि जब ड्रेस कोड हुआ तो ड्रेस कोड में उन्होंने बोला था कि हाफ स्लीव्स यूनिफॉर्म पहन के जानी है। तो मेन इंपॉर्टेंट थिंग, जब भी आप जाएँ एग्ज़ाम सेंटर पर, तो हाफ स्लीव जो यूनिफॉर्म है, जो हाफ स्लीव का जो भी, जैसे अगर फीमेल की बात करें, फीमेल कैंडिडेट्स जो होंगे वो हाफ स्लीव का सूट वगैरह या फिर टॉप वगैरह हाफ स्लीव का होना चाहिए, अबव द एल्बो होना चाहिए। बिलो द एल्बो होगा तो दे विल कट योर स्लीव्स ऑफ योर क्लॉथ। तो फिर इसलिए बिल्कुल भी केयरफुली ऐसी कॉस्ट्यूम, ऐसे ड्रेसेस नहीं पहन के जाना। शूज़ वो उतरवा देंगे, ओपन स्लीपर्स पहन के जाना है, नॉर्मल पजामा पहन के जाना है। ठीक है, जो भी अपने घर के जो नाइट ड्रेस होते हैं वो पहन के जाना है। ठीक है, इसलिए मैं ये कहना चाहूँगी कि अपने ड्रेस का कोड एक उसमें क्लियरली लिख रखा है, जो ड्रेस कोड है वो वेल मेंटेन होनी चाहिए आपकी। जो भी ड्रेस कोड में आपका फुल स्लीव नहीं होना चाहिए, चाहे बॉयज़ के लिए हो चाहे वो गर्ल्स के लिए हो। फिर वहाँ पर भटकते फिरते हैं, फिर वहीं पर हमारा आधा कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है। पहले केयरफुली अपना ड्रेस कोड जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसके साथ साथ अपना एग्ज़ाम बहुत आराम से करना, केयरफुली एग्ज़ाम करना है, बिल्कुल भी डरने वाली बात नहीं है। सबसे अच्छा होगा अपना ID प्रूफ एंड द फोटोग्राफ लेके जाना। ठीक है, वैसे तो नॉर्मल ID प्रूफ ही चाहिए होता है, और अपना एडमिट कार्ड। ठीक है, ID प्रूफ, ओरिजिनल ID प्रूफ लेके जाना। ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई, एक तो एग्ज़ाम के बारे में मैंने बताया कितने सेक्शंस डिवाइड होते हैं, और इसके साथ साथ ड्रेस कोड पे सबसे ज़्यादा ध्यान रखना, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है टाइम से पहुंचना है वहाँ पर, एग्ज़ाम सेंटर चेक करना है, और उसके साथ साथ आपको ड्रेस कोड का ध्यान में रखना है। नॉर्मल कपड़े पहन के जाना है, बिल्कुल भी बड़ा लार्ज बटन नहीं होना चाहिए, वो हटा देंगे बिल्कुल भी। ठीक है, और ओपन हेयर वगैरह जितने भी जैसे फीमेल कैंडिडेट्स के लिए जो है वो भी क्लेचर वगैरह सब चीज़ रिमूव करवा देते हैं। ये सारी चीज़ों से बचने के लिए अपने पहले से ही घर से ही ऐसे ड्रेस पहन के जाएं, सो दैट कि वहाँ पर हरी भरी होने की ज़रूरत ना हो। ठीक है, नॉर्मल रहना है, सब चीज़ अच्छा होगा, बी पॉजिटिव, एकदम काम रहना है, अच्छे से एग्ज़ाम देना है। ठीक है, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी and all the very best for your future, for your exam and my future nursing officer. Thank you.